इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ IoT कम्युनिकेशन APIs के बारे में। यानी कि IoT के जितने भी सिस्टम्स हम बनाते हैं, IoT के जो भी सिस्टम्स हम बनाते हैं, उस सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, उस सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरीके का प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यह जो IoT कम्युनिकेशन API है, यह पार्ट है लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT का ही पार्ट है। यानी कि जब भी हम IoT का लॉजिकल डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि IoT को डिज़ाइन करने के लिए, लॉजिकली डिज़ाइन करने के लिए हमको किस तरह का API, किस तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमको यूज़ करना है। जनरली हम यूज़ करते हैं 2 APIs फॉर IoT कम्युनिकेशन। Generally we use 2 APIs for IoT communication. These 2 IoT communication APIs are REST based communication APIs और सेकेंड है वेब बेस्ड कम्युनिकेशन APIs। पहला है यहाँ पर रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs और दूसरा है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs। दो तरह के APIs हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला है रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API और दूसरा है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs के बारे में। देखिए, रेस्ट बेस्ड का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। अब इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं रेस्ट। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं रेस्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। यह एक तरीके का सेट है ना? किस चीज़ का सेट है? आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स का। यानी कि APIs को डिज़ाइन करने के लिए कुछ ना कुछ आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, उनका ये सेट है। अब इन सेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम डिज़ाइन कर सकते हैं वेब सर्विसेज, है ना? रेस्ट की मदद से हम डिज़ाइन कर सकते हैं वेब से रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, वेब से रिलेटेड सर्विसेज। अब वेब से रिलेटेड सर्विसेज जो होंगे वो इस तरीके का इंटरफेस होगा, है ना? इस तरीके का इंटरफेस होगा जिससे कि आप सिस्टम के रिसोर्सेज पे फोकस कर सको। ठीक है, यानी कि रेस्ट की मदद से आप डिज़ाइन कर सकते हो वेब API ना। रेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो? वेब API डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे कि फोकस पड़ेगा सिस्टम के रिसोर्सेज पे, और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि कैसे रिसोर्स स्टेट्स जो है वो एड्रेस होंगे, है ना? रिसोर्स स्टेट के लिए जो एड्रेसिंग है वो किस तरीके से रहेगा, और साथ ही साथ वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे आपके रिसोर्स स्टेट। रेस्ट APIs जो फॉलो करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को। ठीक है, रेस्ट API जो होते हैं वो फॉलो करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को, यानी कि क्लाइंट सर्वर वाले कम्युनिकेशन मॉडल को, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। द रेस्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट अप्लाई टू द कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट के जो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट यानी कि यहाँ पर हो गए रूल्स। ठीक है, रेस्ट आर्किटेक्चर के जो भी रूल्स रहेंगे वो अप्लाई होंगे कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब IoT सिस्टम के कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स पे और डेटा एलिमेंट्स पे। ठीक है, कनेक्टर मतलब इनपुट या आउटपुट के लिए जो भी हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, जो भी हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, उस पर अप्लाई होगा, और साथ ही साथ डेटा एलिमेंट्स पे भी अप्लाई होगा। अब ये जो भी अप्लाई हो रहे हैं कंपोनेंट्स, कनेक्टर और डेटा एलिमेंट्स पे, ये किस तरीके के सिस्टम के अंतर्गत रहेंगे? ये रहेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर मीडिया सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके का जो भी सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा शेयर्ड, है ना? इस तरीके का सिस्टम क्या रहेगा?
शेयर्ड रहेगा। और हाइपर मीडिया यदि हम बोल रहे हैं, ठीक है, हाइपर मीडिया बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी जिस भी तरह का डेटा रहेगा वो एक ऐसा डेटा रहेगा जो इंटरनेट पर भी, है ना, इंटरनेट पर भी किसी न किसी तौर पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब हम जैसे हमने यहाँ पर बात किया रेस्ट आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो आपके रेस्ट से रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर रहते हैं उसके भी कंपोनेंट्स माना जाता है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रेस्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट है वो है क्लाइंट सर्वर। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट के पीछे यह प्रिंसिपल है कि हमें जो भी हमारी कंसर्न्स हैं उनका सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कंसर्न्स का सेपरेशन मतलब ये है कि यदि मान लीजिए क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स पे, है ना, उसके रिस्पॉन्स पे या फिर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी स्टोरेज होगा, है ना, उस स्टोरेज के लिए क्लाइंट जो है लायबल नहीं होगा। यानी कि जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स हो वो एक तरीके से सर्वर के साइड पे ज़्यादातर स्टोर होना चाहिए। क्लाइंट के साइड पे यदि वो स्टोर हो रहा है तो उसका अमाउंट काफ़ी कम होना चाहिए ताकि क्लाइंट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर असर ना पड़े। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे यहीं पर कहा गया है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट शुड नॉट बी कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ डेटा विच इज़ कंसर्न टू सर्व। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट के लिए इस बात का कंसर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि डेटा जो स्टोरेज हो रहा है, शुड नॉट बी कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ डेटा विच इज़ कंसर्न ऑफ द सर्व। ठीक है, जो भी कंसर्न है, स्टोरेज का जो भी कंसर्न है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सर्व जो रिक्वेस्ट सर्व किया जा रहा है, रिस्पॉन्स दिया जा रहा है ना, उसके स्टोरेज के बारे में, है ना, उसका जो स्टोरेज कंसर्न है, यानी कि जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसका स्टोरेज कंसर्न क्लाइंट के पास नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सर्वर शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट द यूज़र इंटरफेस, है ना, सिमिलरली सर्वर को इस बात का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस क्या है। ठीक है, यह कंसर्न किसका होगा? यह कंसर्न होगा क्लाइंट का। ठीक है, यह कंसर्न किसका होगा? क्लाइंट का होगा। सेपरेशन अलाउ करता है कि क्लाइंट और सर्वर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हो और इंडिपेंडेंटली अपडेटेड हो। ठीक है, इसको यदि हम एक बार फिर से समझें तो ये रहता है कि सपोज़ क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट किया, किसे रिक्वेस्ट किया? सर्वर को रिक्वेस्ट किया। ठीक है, तो सर्वर क्या देगा? सर्वर रिस्पॉन्स देगा। तो सर्वर जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पर देगा उस रिस्पॉन्स के एक्चुअल स्टोरेज के लिए, ठीक है, उस रिस्पॉन्स के एक्चुअल स्टोरेज के लिए, यानी कि वो रिस्पॉन्स किस तरीके से स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है इनिशियली सर्वर के पास, इसके बारे में क्लाइंट को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लाइंट का कंसर्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है सर्वर टू क्लाइंट के बीच में। ठीक है, सर्वर टू क्लाइंट के बीच में। तो ये बोला जा रहा है कि क्लाइंट का जो भी यूज़र इंटरफेस है ना, क्लाइंट का जो भी यूज़र इंटरफेस है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट का कंसर्न होगा। क्लाइंट का क्या यूज़र इंटरफेस है यह जो है सर्वर का कंसर्न नहीं होगा, है ना। क्लाइंट का क्या यूज़र फेस है यह सर्वर का कंसर्न नहीं होगा। तो दोनों का जो भी कंसर्न है वो आपस में क्या होना चाहिए? सेपरेट रहना चाहिए और साथ ही साथ अपडेटेड भी होना चाहिए। सेकेंड जो कांस्टेंट है वो है स्टेटलेस। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है उसमें
सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए रिक्वेस्ट को समझने के लिए, और जो भी रिक्वेस्ट भेजा जाएगा वो किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं ले सकता स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट में सर्वर पे। जो भी सेशन होगा वो जो भी सेशन स्टेट होगा वो पूरी के तौर पे क्लाइंट पर होगा, क्लाइंट पर रखा हुआ होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज़ क्लाइंट ने सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट किया है, क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास, तो इस रिक्वेस्ट में, ठीक है, इस रिक्वेस्ट में सारे नेसेसरी, है ना, इसी रिक्वेस्ट के अंतर्गत सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। किसको अंडरस्टैंड करना है? हमें रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब यह जो रिक्वेस्ट होगा यह सर्वर पर जाकर, है ना, यह रिक्वेस्ट जो है सर्वर पर जाकर पहले से स्टोर्ड, है ना, पहले से स्टोर्ड रिक्वेस्ट का किसी भी तरीके से कोई भी एडवांटेज नहीं लेगा। ठीक है, यानी कि जितने बार भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, है ना, जितने बार भी रिक्वेस्ट किया जाएगा उसका जो भी सेशन स्टेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पास ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैचेबल। ठीक है, कैचेबल यानी कि इसका मतलब ये है जो कैशे कांस्टेंट है वो रिक्वायर करता है कि डेटा किसी भी रिस्पॉन्स के भीतर एक रिक्वेस्ट के लिए इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली लेवल्ड होगा एज अ कैचेबल और नॉन कैचेबल। ठीक है, कैचे कांस्टेंट इस बात के लिए रिक्वायर करता है कि रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में, है ना, रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो भी डेटा मिलता है वह या तो कैचेबल होना चाहिए या नॉन कैचेबल उसका लेबल्ड होना चाहिए। यदि जो भी रिस्पॉन्स मिला है सपोज़ वो कैचेबल है, तब क्लाइंट कैचे के पास यह राइट होना चाहिए कि वह उस रिस्पॉन्स डेटा को दोबारा यूज़ कर सके इक्विवेलेंट रिक्वेस्ट के लिए। कैचिंग जो है वो पार्शली या कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है कुछ इंस्ट्रक्शंस को और इम्प्रूव करता है इफ़िशेंसी को और स्केलेबिलिटी को। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज़ क्लाइंट ने सबसे पहले सर्वर को क्या दिया? कोई ना कोई रिक्वेस्ट दिया। अब सर्वर ने क्या किया? उसका रिस्पॉन्स दिया। सर्वर ने क्या किया? उसका रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब यह जो रिस्पॉन्स आएगा इस रिस्पॉन्स के अंतर्गत कोई ना कोई डेटा हो सकता है। ठीक है, तो इस डेटा को हमको अच्छे ढंग से क्या करना है? उसका लेबलिंग करना है और यह बताना है कि क्या यह डेटा, ठीक है, कि क्या यह डेटा कैचेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या यह डेटा कैचेबल है या नहीं है, यानी कि यह जो डेटा हमें मिलेगा इन द रिस्पॉन्स, क्या उसे स्टोर किया जा सकता है
या नहीं। यदि जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है सपोज़ वो स्टोरेबल है यानी कि कैचेबल है, तब क्लाइंट कैचे के पास यह राइट होना चाहिए कि वह उस रिस्पॉन्स डेटा को दोबारा यूज़ कर सके किसी भी समानांतर, है ना, उससे मिलती जुलती रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जब भी हम इस तरह का कैचिंग करते हैं, है ना, यानी कि जब भी हम उस तरीके के डेटा विथ इन रिस्पॉन्स को स्टोर करवाते हैं, तो कैचिंग या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है कुछ इंस्ट्रक्शंस को, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो कांस्टेंट है वो है लेयर्ड सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो लेयर्ड सिस्टम कांस्टेंट है यह कंस्ट्रेन करता है ना, कंस्ट्रेन कर देता है यानी कि लिमिटेड कर देता है ना। कंस्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पर लिमिटेड, कंस्ट्रेन करना, लिमिटेड कर देना। किसको लिमिटेड कर देना? बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट्स को, है ना, आईओटी कंपोनेंट्स के जो भी बिहेवियर होते हैं। अब यह जो बिहेवियर होता है या तो ये इम्पैक्टफुल बिहेवियर होता है या फिर नॉन इम्पैक्टफुल बिहेवियर होता है। तो उन बिहेवियर को क्या किया कर दिया जाता है? लिमिटेड किया जाता है। इस तरीके से लिमिटेड कर दिया जाता है कि जो भी प्रत्येक कंपोनेंट होगा वो इमीडिएट लेयर के बाहर ना देख सके, है ना, इमीडिएट लेयर के बाहर ना देख सके और यह ना देख सके कि वह किस कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट कैन नॉट टेल वेदर इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एंड सर्वर और टू एन इंटरमीडियरी अलॉन्ग द वे। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट यह नहीं बता सकता कि क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड सर्वर के साथ या फिर यह दोनों यानी कि क्लाइंट और सर्वर क्या किसी इंटरमीडिएट से कनेक्टेड हैं, यह नहीं बता सकता। सिस्टम स्केलेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अलाउइंग intermediary to respond to request instead of the end server without the client having to do anything different। अब यदि हमको यहाँ पर सिस्टम की स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना, क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं इंटरमीडिएरीज को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें रिक्वेस्ट को इंस्टीड ऑफ एंड सर्वर, जिससे क्लाइंट को ज़्यादा कुछ बार बार नहीं करना पड़ेगा रिस्पॉन्स को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इंटरफेस कांस्टेंट रिक्वायर करता है कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक समान होना चाहिए। रिसोर्सेस जो हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं रिक्वेस्ट में, ठीक है। अब ये किसके द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं? बाई यूरिसिन वेब बेस्ड सिस्टम, और इन्हें सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसोर्स डेटा। जो भी रिसोर्सेस आइडेंटिफाइड होंगे रिक्वेस्ट से, उन्हें सेपरेट रखा जाएगा रिसोर्सेस डेटा के रिप्रेजेंटेशन से। देखिए यहाँ पर जो रिसोर्सेस रहता है, यह रिसोर्सेस किससे कनेक्टेड होता है? जनरली यह रिसोर्सेस जनरली कनेक्टेड होता है सर्वर से, ठीक है। अब सपोज रिसोर्स से कुछ डेटा हमने किसको दिया? हमने दिया सर्वर को दिया, ठीक है, सर्वर को दिया। अब सर्वर क्या करेगा? उस डेटा को अगेन क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, है ना, अपने तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, है ना।
खुद से रिप्रेजेंट करेगा। तो यह कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज से जो डेटा मिला है सर्वर को, है ना, और डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इन दोनों को क्या रखना है हमको, इन दोनों को सेपरेट रखना है ना, आपस में दोनों को मिक्स नहीं करना है। When a client hold a representation of resources, it has all the information required to update or delete the resource you provided the client has required permission। ठीक है, सपोज हमने क्लाइंट को क्या दे दिया, परमिशन दे दिया, है ना, सपोज हमने क्लाइंट को क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। किस चीज़ का परमिशन दे दिया, कि वो होल्ड कर सके रिसोर्सेस को, ठीक है, होल्ड कर सके रिसोर्सेस को और अपडेट कर सके या डिलीट कर सके रिसोर्सेस को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट जो है आपके रिसोर्स के डेटा में, है ना, रिसोर्स के डेटा में भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ईच मैसेज इंक्लूड्स enough information to describe how to process the message। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैसेज, है ना, जो भी मैसेज रिसोर्स के पास रहेगा वो इतना इनफ होना चाहिए कि मैसेज को प्रोसेस कैसे करना है वो पता चल सके। नेक्स्ट है यहाँ पर कोड ऑन डिमांड। सर्वर प्रोवाइड करा सकता है एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब .exe फाइल्स या फिर ऐसे कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड्स जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जैसे एंड्रॉयड में APK होता है, या फिर स्क्रिप्ट्स भी, है ना। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट्स भी आ जा रहा है, तो स्क्रिप्ट जो है वो आपके .html भी हो सकते हैं, है ना, या फिर .php भी हो सकता है। अब ये जो स्क्रिप्ट किसके लिए दिए जाएंगे, क्लाइंट के लिए दिए जाएंगे, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके उन्हें उनके कॉन्टेक्स्ट में। यह जो कॉन्स्टेंट होगा यही सिर्फ क्या है, ऑप्शनल है। एक रेस्टफुल वेब सर्विस क्या है, एक वेब API है जिसे इम्प्लीमेंटेड किया जाता है यूजिंग HTTP एंड रेस्ट प्रिंसिपल। रेस्ट जो है बहुत ही पॉपुलर IoT कम्युनिकेशन APIs है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ HTTP मेथड्स के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, पहला जो HTTP मेथड है वो है URI, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। देखिए, अब इसके साथ कुछ मेथड्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि गेट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, पोस्ट मेथड और डिलीट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम एग्जांपल के लिए कुछ कलेक्शंस लें तो कलेक्शंस क्या हो सकता है, सपोज api.example.com या रिसोर्सेज, ये पूरा एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो गेट मेथड है वो क्या काम करेगा, गेट मेथड क्या करेगा, लिस्ट करेगा URIs को और शायद अदर डिटेल्स ऑफ द कलेक्शंस मेंबर्स को। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन है ना, इस कलेक्शन के सपोज कोई मेंबर है A, है ना, तो उनका लिस्ट प्राप्त करने का काम कौन करेगा, गेट। ठीक है, नेक्स्ट है पुट, रिप्लेस द एंटायर कलेक्शन विद अनदर कलेक्शन। ठीक है, सपोज हमको इस पूरे कलेक्शन को रिप्लेस करना है इस तरीके से w.com/a से, तो यह काम कौन करेगा, यह काम कर सकता है पुट। ठीक है, पैच जनरली होता है आपके यदि कनेक्शन डैमेज है उसके लिए यूज़ होता है, उसको रिकवर करने के लिए, तो लेकिन इसका जनरली यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है पोस्ट। देखिए, अब यहाँ पर जो पोस्ट है वो क्या क्रिएट करता है, क्रिएट करता है एक न्यू एंट्री इन द कलेक्शन, यानी कि रिसोर्स नाम का है तो सपोज उसमें a.htm नाम का एक कलेक्शन या एक एंट्री किया जा सकता है। जो न्यू एंट्री का जो URI है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा और इस ऑपरेशन के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पर api.example.com में /resources के अंदर हमने एक एंट्री दिया है। इसके अंदर सपोज हमने कोई एंट्री दिया था A,
तो इसका ऑटोमेटिकली जो एड्रेस जनरेट हो कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। सपोज़ ये है a.com, ये हो जाएगा a.com है ना। ये फॉर एग्जांपल है, ये कोई फाइल फॉर्मेट नहीं है, कोई फाइल नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो है डिलीट द एंटायर कनेक्शन, मतलब ये पूरा जो कलेक्शन है इसको आप डिलीट कर सकते हो थ्रू द डिलीट। नेक्स्ट है एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट का एग्जांपल क्या दिया गया है कि api.example.com नाम की कोई वेबसाइट है जिसके रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है आइटम 5। अब यूजिंग द गेट मेथड, ठीक है, यूजिंग द गेट मेथड आप क्या कर सकते हो, यूजिंग द गेट मेथड आप रिट्राइव कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस मेंबर ऑफ द कलेक्शन, यानी कि इस आइटम का हम रिट्राइव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखिए गेट के बाद है पुट, गेट पुट पैच, ठीक है। देखिए ये जो पुट है एलिमेंट के केस में क्या करेगा, रिप्लेस करेगा एड्रेस मेंबर ऑफ द कलेक्शन को, यानी कि इस आइटम 5 को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और यदि ये क्रिएट नहीं है तो इसे सपोज क्रिएट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है पैच, ठीक है। तो पैच का मतलब होता है अपडेट करना या रिपेयर करना, यानी कि इस आइटम 5 में सपोज 50 कंटेंट्स थे तो इसमें +1 एक आध कंटेंट अपडेट करके 51 कंटेंट्स भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पुट, नेक्स्ट जो है वो है पुट। पुट का जनरली यूज़ नहीं होता यहाँ पर एलिमेंट के केस में, ट्रीट किया जाता है एड्रेस मेंबर को एज अ कलेक्शन इसके खुद के राइट्स पे, और क्रिएट किया जाता है एक न्यू एंट्री इसी पर। और नेक्स्ट है इसमें डिलीट, है ना, इसको पूरे को डिलीट किया जा सकता है, डिलीटेड द एड्रेस मेंबर ऑफ द कलेक्शन को। नेक्स्ट है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs। देखिए अब ये जो वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API होता है ये क्या होता है, देखिए जो ये वेब सॉकेट बेस्ड API है यह अलाउ करता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शन यानी कि दोनों डायरेक्शन से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। एक साइड पे होता है क्लाइंट और दूसरे साइड पे होता है सर्वर, ठीक है। अब ये जो वेब सॉकेट API है ये फॉलो करता है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल, यानी कि जब तक क्लाइंट जो है कनेक्शन क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, तब तक जो है कनेक्शन क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। Unlike request response models such as REST, the WebSocket APIs allow full duplex communication and does not require new connection to be set up for each message to be sent. इसका मतलब ये है कि जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या होता, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल जैसे कि रेस्ट में क्या होता था कि बार बार आपको न्यू मैसेज के लिए, है ना, बार बार आपको न्यू मैसेज के लिए सेपरेट, है ना, न्यू मैसेज के लिए सेपरेट क्या चाहिए रहता था, सेपरेट सेशन चाहिए रहता था। वैसा वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API में नहीं होगा। वेब सॉकेट API में क्या होगा, सबसे पहले फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा और इसमें बार बार नए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेटअप करने के लिए। जो भी आप मैसेज भेजोगे हर मैसेज के लिए आपको बार बार कनेक्शन सेटअप नहीं करना पड़ेगा। जो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन होगा वो शुरू होगा एक कनेक्शन सेटअप के साथ, कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट के साथ, जो कि सेंड किया जाएगा बाय क्लाइंट टू द सर्वर, ठीक है। यानी कि वेब सॉकेट कम्युनिकेशन कैसे चालू होगा, सपोज़ ये है क्लाइंट और ये है सर्वर, ठीक है। तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन कैसे चालू होगा कि यहाँ पर क्लाइंट ने सर्वर के पास क्या दिया,
सेटअप करने का रिक्वेस्ट दिया। ठीक है, सेटअप करने का रिक्वेस्ट दिया। अब यह जो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, यह जो सेटअप रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, किसके थ्रू भेजा जाएगा? HTTP, है ना, सेंट ओवर HTTP। और सर्वर क्या करेगा? इसे इंटरप्रेट करेगा कि यह एक अपग्रेड रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट में क्या होगा? यदि सर्वर सपोर्ट करता है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को, तो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा टू द वेब सॉकेट हैंडशेक रिस्पॉन्स। कनेक्शन के सेटअप होने के बाद क्लाइंट और सर्वर सेंड कर सकेंगे डेटा या मैसेज एक दूसरे को फुल डुप्लेक्स मोड में। वेब सॉकेट API क्या करता है? रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को और साथ ही साथ लेटेंसी को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओवरहेड नहीं होता है कनेक्शन सेटअप के लिए या फिर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट के लिए फॉर ईच मैसेज। इसका मतलब ये है कि यदि आपने n नंबर ऑफ मैसेज वेब सॉकेट बेस्ड API के थ्रू करे, है ना, तो सभी में आपको n मैसेज किए, है ना, इतने सारे आपने मैसेज किए, सभी को क्लोज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट चाहिए रहेगा। किस में चाहिए रहेगा? वेब सॉकेट बेस्ड में रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था? जब आप क्लाइंट सर्वर वाले आर्किटेक्चर में यानी कि रेस्ट में आप काम करते थे, तो n मैसेज के लिए क्या करना पड़ता था? आपको n क्लोजिंग रिक्वेस्ट देना पड़ता था। ठीक है, जो वेब सॉकेट है वो सूटेबल होता है IoT एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उनमें लो लेटेंसी होता है और हाई थ्रूपुट रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए वेब सॉकेट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है IoT कम्युनिकेशन APIs, सबसे ज़्यादा सूटेबल IoT कम्युनिकेशन APIs है IoT सिस्टम के लिए। देखिए, जैसे ये जो है आपका वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API का एक छोटा सा आर्किटेक्चर जैसा डायग्राम है। देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, क्लाइंट और सर्वर। अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर यूज़ हो रहा है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट किया, सबसे पहले क्या करेगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा टू सेटअप वेब सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, तो सर्वर को क्या मिल गया? सर्वर को मिल गया एक रिक्वेस्ट। तो सर्वर इसको समझेगा कि ये है इनिशियल हैंडशेक और ये भेजा जाएगा, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा थ्रू HTTP भेजा जाएगा। अब सर्वर इसको एक्सेप्ट करते हुए क्या भेजेगा? सर्वर इसको एक्सेप्ट करते हुए भेजेगा रिस्पांस भेजेगा। इसके बाद सपोज क्लाइंट ने भेजा डेटा फ्रेम, ठीक है, तो उसका रिस्पांस देते हुए सर्वर भी डेटा फ्रेम भेजेगा। अगेन सपोज क्लाइंट ने कोई डेटा फ्रेम भेजा तो उसका रिस्पांस देते हुए भी सर्वर डेटा फ्रेम भेजेगा। अब ये क्या है? ये जो है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, यानी कि सर्वर और क्लाइंट दोनों आपस में एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, डेटा फ्रेम भी भेज सकते हैं। अब सपोज़ कनेक्शन को क्लोज़ करना है, तो यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए क्लाइंट क्या करेगा? कनेक्शन क्लोज़ की रिक्वेस्ट देगा और लास्ट में सर्वर कनेक्शन क्लोज़ का रिस्पांस देते हुए कनेक्शन को क्लोज़ कर देगा। तो ये है क्लोजिंग कनेक्शन और ये है आपका बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और सबसे शुरुआत में यहाँ पर इनिशियल हैंडशेक ओवर HTTP। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।